Hello everyone, welcome to Suraj Online Classes. I am Manisha and today I am going to teach you the idioms. So first of all हम देख लेते हैं कि idioms क्या होते हैं. हिंदी में हम इन्हें मुहावरे कहते हैं. अब मुहावरे क्या हैं, आप लोगों ने अगर हिंदी में पढ़ा होगा तो पता होगा कि कुछ वाक्य जैसे होते हैं. कंप्लीट वाक्य भी हम उनको नहीं कह सकते, बट दो तीन वर्ड्स को मिलाकर कुछ ऐसी चीज़ें बनी होती हैं जिनको अगर हम मीनिंग निकाल के देखें, सिर्फ हिंदी उनको ट्रांसलेट करके देखें तो उनका कोई मतलब नहीं बनता वहाँ पर. बट वो ऐसी लोकोक्तियाँ पुराने टाइम से मुहावरे चले आ रहे हैं जिनको हम स्पेसिफिक कंडीशन में यूज़ करते हैं. सपोज जैसे कि हम पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं. टू ऐड फ्यूल टू द फायर, कि आग में तेल डालना, घी डालना, कुछ भी फ्यूल उसमें ऐड करना, आग को और ज़्यादा भड़काना, जलते पर तेल डालना. ठीक है, जलते पर तेल डालना, किसी भी कोई चीज़ जली हुई है उसमें और भी ज़्यादा तेल डाल दिया, वो और ज़्यादा भड़क जाएगी. सो यहाँ पर इस मुहावरे का क्या मतलब निकल रहा है कि क्या स्पेसिफिकली आग जली होगी उसमें तेल डाला जाएगा तभी हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे? नहीं, मुहावरे जो हैं वो कंडीशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. सपोज कोई ऐसी कंडीशन है कि दो व्यक्तियों के बीच में कंडीशन खराब हो रही है, उनकी लड़ाई होने वाली है या कुछ भी है. एक व्यक्ति ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो दूसरे को और भी ज़्यादा बुरी लग गई, या दो लोगों की लड़ाई हो रही है, तीसरे ने आकर कुछ ऐसी बात बोल दी कि उन दोनों के बीच में और भी ज़्यादा झगड़ा शुरू हो गया. तो वहाँ पर हम कौन सा इडियम यूज़ करेंगे? टू ऐड फ्यूल टू द फायर, कि भाई उसने तो फायर में और ज़्यादा फ्यूल डाल दिया और बात को और ज़्यादा भड़का दिया. हिज स्पीच ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर, उसका जो भाषण था उसने जो आग थी उसमें और ज़्यादा फ्यूल डाल दिया. सपोज किसी पर्सन ने ऐसी स्पीच दे दी कि लोगों की तो पहले ही हिंसा भड़की हुई थी, आपस में कुछ भी है, कहीं पर माहौल ख़राब हो रहा था, किसी व्यक्ति ने ऐसी स्पीच दे दी जिससे और भी ज़्यादा बात बिगड़ गई, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे फ्यूल टू द फायर. ठीक है, ये होते हैं इडियम्स हमारे. इस तरीके से हम वन बाय वन मतलब 25 to 50 करने की आज कोशिश करेंगे. आज की क्लास में जितने भी हो जाएंगे हम इनको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेंगे तो हमें और अच्छे से रिमाइंड रहेंगे. रटने से नहीं, समझने से ज़्यादा अच्छे होते हैं. प्लस इनके एग्जाम्पल्स जब आपको साथ साथ दिए जाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होंगे कि ये क्या है. अगर आपने हिंदी में भी पढ़ रखे होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी है. बहुत सारे तो उन्हीं से सिमिलर होते हैं कि किसी सिचुएशन में हम इन वर्ड्स को बोलते हैं. जब आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छे हो जाते हैं तो आप सिंपल इंग्लिश नहीं बोलेंगे कि भाई इस तरीके उसने बात को और ज़्यादा भड़का दिया. अपनी बात को और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, अपनी उसमें जो आपकी वोकैब है उसमें आप इडियम्स को भी ऐड कर लेंगे और फिर आप अगर इनको यूज़ करके बोलते हैं देन आप किसी सामने वाले को भी इम्प्रेस कर सकते हैं कि हाँ इसने इडियम्स भी यूज़ किए, दैट मीन्स इसकी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी है या ये पहचान सकता है. प्लस आपके एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं. तो आपको अगर इनके मीनिंग्स पता होंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा ईजी ये हो जाते हैं इडियम्स. एक बार पढ़ा देन डन, आपको फिर कोई रूल वगैरह लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. सो अगर आज आपकी इस क्लास में आप बिल्कुल अटेंशन के साथ इनको पढ़ेंगे हैं तो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट हैं, जितने भी इडियम्स आपके इम्पोर्टेंट है वो आपको आज की क्लास में करवा दिए जाएंगे. ठीक है, सेकंड पे आते हैं. टू बेगर्स डिस्क्रिप्शन, वर्णन के बाहर. ये लाइन बोली जाए, टू बेगर डिस्क्रिप्शन, द ब्यूटी ऑफ ताज बेगर्स डिस्क्रिप्शन. इसका और इसका क्या मेल बन रहा है? डिस्क्रिप्शन कि भाई वर्णन किया जाए, जो किसी भी चीज़ का अगर वर्णन करने के लिए हमें हमारे लिए शब्द कम पड़ जाए तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? टू बेगर डिस्क्रिप्शन, कि भाई हमें उसका वर्णन करने के लिए तो उधार ही मांगना पड़ेगा, दूसरों से शब्द भी उधार लेने पड़ेंगे. ऐसी अगर हमें किसी की बात कहनी है, अब ऐसी बात किसके लिए कह सकते हैं? कोई बहुत अच्छी किसी की ब्यूटी हो या किसी की नॉलेज अच्छी हो कि भाई हमें उसकी नॉलेज को बताने के लिए, या उसमें कोई भी खूबी है किसी व्यक्ति में या कोई कमी है बहुत ज़्यादा, तब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं. द ब्यूटी ऑफ ताज बेगर्स डिस्क्रिप्शन, कि ताज की जो ब्यूटी है वो बेगर्स डिस्क्रिप्शन है.
ठीक है, कि वर्णन के बिल्कुल बाहर है, इतना ज़्यादा वो सुंदर है। क्लियर। थर्ड देखते हैं, टू बीट अबाउट द बुश, हेर फेर की बातें करना, टू बीट अबाउट द बुश। अगर इसकी हिंदी भी ट्रांसलेट करके देखें कि भाई झाड़ियों को मारते रहना कोई फायदा नहीं है, इधर उधर की ही बातों में आ गया। तो कभी कोई व्यक्ति, हम किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं या बात कर रहे हैं और वो बातों को घुमा फिरा कर बात कर रहा है, यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है, जो बात हम जानना चाह रहे हैं वो उस बारे में बात नहीं कर रहा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? डू नॉट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, कि यहाँ वहाँ की बातें मत करो, सीधा पॉइंट पर आओ। ओके। अगर हम सिंपल बोलेंगे कम टू द पॉइंट, तो हमारी बात इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, तो हम क्या बोलेंगे? डू नॉट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, यहाँ वहाँ की बातें मत करो, सीधा पॉइंट पर आओ। ये हो गया हमारा थर्ड। फोर्थ है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। टू बीट, बीट मतलब मारना, ब्लैक एंड ब्लू, अब नीला और काला तो कोई मारेगा नहीं, अब नीला और काला इसमें दे रखा है, दैट मीन्स जब किसी को बहुत ज़्यादा मारा जाए उसकी बॉडी पर निशान पड़ जाते हैं, ब्लैक और ब्लू नील पड़ जाते हैं, तो मारते मारते नील डाल देना कि किसी को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा, तो हम उस बात को बताने के लिए क्या यूज़ करेंगे? टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। द टीचर बीट द बॉय ब्लैक एंड ब्लू, कि टीचर ने लड़के को ब्लैक एंड ब्लू तक मारा, या ऐसा इतना मारा कि उसके नील डाल दिए। ये बात हमें बतानी है। हम सीधा ये इस तरीके से भी बोल सकते थे कि टीचर ने उसे बहुत ज़्यादा मारा, पर सामने वाले को उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। जब हम ये तरीके से बोलेंगे दैट मीन्स भाई उसको मारते मारते नील पड़ गए, इस तरीके से उसे मारा गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, टू ब्रेक द आइस। कुछ चीज़ों की हम सबसे पहले हम हिंदी ही जानने की कोशिश करते हैं, और अगर एक वर्ड भी हम पकड़ लेंगे किसी भी इडियम्स में से, तो वो वर्ड ही हमें याद दिला देगा कि इसका मीनिंग क्या था। टू ब्रेक द आइस, आप इमेजिन करो कि आइस को ब्रेक करना, क्या सिंपली कोई जाके आइस को तो नहीं तोड़ेगा, बोलना आरंभ करना या चुप्पी तोड़ना। ठीक है। आइस जैसे नॉर्मल हम जब स्पीकिंग होती है, हम किसी को बोल देते हैं कि मुंह में बर्फ जमा लिए, चुप बैठ गया है, तो हम अपने माइंड में याद करने के लिए क्या सोचेंगे कि कोई बंदा चुप हो गया और उसके मुंह में बिल्कुल बर्फ जम गई, फिर उसने उस आइस को तोड़ा और बोलना शुरू किया। ऐसे आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। नॉर्मली किसी के मुंह में बर्फ नहीं जमती है, बट यहाँ पर हमें सपोज करना है कि वो इतना ज़्यादा चुप बैठा। ठीक है। तो बहुत देर चुप रहने के बाद जब कोई बोलता है तो उस बात को हम कैसे बताएंगे? आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस ही ब्रोक द आइस, कि बहुत देर चुप बैठने के बाद उसने चुप्पी तोड़ दी, बोलना शुरू किया। ठीक है। टू ब्रोक द आइस। नेक्स्ट है टू ब्रीथ वंस लास्ट। टू ब्रीथ वंस लास्ट, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसने अपने अंतिम सांस ली, मर गया यानी कि वो, तो यहाँ पर अंतिम सांस लेना या मर जाना इसकी हिंदी होगी। द ओल्ड मैन ब्रीथ हिज लास्ट दिस मॉर्निंग, कि आज सुबह उस व्यक्ति ने अपनी आखिरी सांस ली इस सुबह, यानी कि आज के बारे में बात हो रही है। तो टू ब्रीथ वंस लास्ट, इसका क्या मीनिंग आया? अंतिम सांस लेना। इसको ट्रांसलेट भी आप करेंगे तो भी आपको इसकी जो मीनिंग है वो समझ में आ जाएगी। आपके जो एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें मोस्टली, वैसे मतलब नॉर्मल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें तो आपसे इनको जो सेंटेंस है उनमें भी यूज़ करना पूछा जा सकता है, बट जो आपके एमसीक्यू टाइप आते हैं उनमें इनका मीनिंग ही सामने दिया होगा कि ये किससे रिसेंबल कर रहा है। ठीक है। तो आपको मीनिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहला था फ्यूल टू द फायर, यानी कि आग में फ्यूल डालना, तेल डालना, जलते में तेल डालना। ठीक है। सेकंड था टू बेगर डिस्क्रिप्शन, वर्णन के बाहर, कोई बात बहुत बड़ी हो, किसी के बारे में हमें बताना हो कि हम वो चीज़ इतनी ज़्यादा है कि हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। थर्ड था टू बीट अबाउट द बुश, यहाँ वहाँ की बातें करना या हेर फेर की बातें करना, पॉइंट पर नहीं आना जिस बारे में हम बात कर रहे हैं।
वहाँ पर हम बीट अबाउट द बुश का यूज़ करते हैं। फोर्थ है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। यहाँ पर बीट का मतलब मारना ही निकलेगा कि ब्लैक और ब्लू होने तक उसे मारा यानी कि नील पड़ने तक किसी को मारना। नेक्स्ट है टू ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना या बहुत देर चुप रहने के बाद बोलना। नेक्स्ट टू ब्रीथ वंस लास्ट, अंतिम सांस लेना। ठीक है, तो ये थे आपके 6 इडियम्स यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट मैं करवाती हूँ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो यस, दीज आर आवर नेक्स्ट इडियम्स। हमने अब इससे पहले 6 इडियम्स कर लिए थे। नेक्स्ट पर आते हैं टू बिल्ड कासल इन द एयर। हिंदी निकाल के देखेंगे कि हवा में कोई महल बनाना, हवाई महल बनाना भी इसकी हिंदी हो सकती है। हमने यहाँ पर ख्याली पुलाव पकाना क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम हिंदी के जो मुहावरे होते हैं ना, उनसे हम इनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदी में जब हमें ऐसी कोई बात बोलनी होती है, जब कोई व्यक्ति इमेजिनेशन में कुछ ना कुछ सोच रहा रहता है और इमेजिनेशन के थ्रू वो बताता रहता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो उस व्यक्ति को जब हम उसके बारे में हम बात करते हैं या उससे हम कुछ बोलते हैं, तो हम उसको ख्याली पुलाव पकाना इस तरीके से बोलते हैं कि ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, कुछ सही तरीके की बातें करो, प्रैक्टिकली कुछ करो। बट इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टू बिल्ड कासल इन द एयर, हवा में महल बनाना। ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसकी हिंदी समझोगे आप समझ जाओगे कुछ ऐसी बातें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या बैठे बिठाए कुछ भी सोचते रहना, बोलते रहना। जब हम उन बातों के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम बोलेंगे टू बिल्ड कासल इन द एयर। नेक्स्ट, डू नॉट बिल्ड द कासल इन द एयर, डू समथिंग प्रैक्टिकल। हम इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, जब हमें किसी से कुछ बोलना होगा या किसी के बारे में बताना होगा कि वो ख्याली पुलाव पकाता रहता है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कासल, डू नॉट बिल्ड कासल इन द एयर, कि हवा में महल मत बनाओ। डू समथिंग प्रैक्टिकल, कुछ प्रैक्टिकल करो जो वास्तव में किया जा सके या जो वास्तव में करने लायक हो। ठीक है, नेक्स्ट है टू ब्रेक द न्यूज़। हिंदी निकाल के देखेंगे कि न्यूज़ को तोड़ना या न्यूज़ बताना कुछ किसी तरह की खबर से रिलेटेड है, बट यहाँ पर ब्रेक द न्यूज़ ये आएगा बुरी खबर से। ठीक है, कि ऐसी खबर जिसे जो किसी के लिए अच्छी ना हो, कुछ बुराई से संबंधित हो, तो बुरी खबर जो सुनाएगा या किसी की बात बतानी हो कि भाई उसने उसके बारे में सूचना दी, उसके बारे में आकर बताया, कोई बुरी खबर थी, तो हम कहेंगे ब्रेक द न्यूज़। ही ब्रोक द न्यूज़ ऑफ हिज सन्स डेथ टू हिम। उसने, हम एक आदमी के बारे में बता रहे हैं, उसने न्यूज़ दी उसके बेटे की, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को उस दूसरे व्यक्ति के बेटे की मृत्यु की बुरी खबर सुनाई। तो यहाँ पर हमने ब्रेक द न्यूज़ का यूज़ किस लिए किया, बुरी खबर बताने के लिए। ठीक है, ब्रेक द न्यूज़ से ही आप इतना तो समझ लोगे किसी चीज़ की खबर, बट रिमाइंड रखना है बुरी खबर। टू बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स। हिंदी निकाल के देखेंगे कि कैंडल को दोनों साइड से जलाना मतलब बेवकूफ़ी भरा काम होगा, कि कैंडल को अगर एक साइड से जलाया जाए उसका यूज़ अच्छे से हो सकता है, वो नेक्स्ट टाइम भी यूज़ हो सकती है, और जितना हमें यूज़ करना उसने करने के बाद हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं। बट अगर बोथ एंड से हम उसको जला रहे हैं, दैट मीन्स हम उसे वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इतना हमें समझ में आ गया कि वेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ को। यहाँ पर हम किस लिए यूज़ करेंगे, एनर्जी के लिए। कोई व्यक्ति अपनी एनर्जी यूं ही बेवजह की चीज़ में गवा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये कैंडल को बोथ एंड से जला रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मतलब एक साइड से जलाई जाए तो भी काम हो सकता है और बेटर हो सकता है, अब इसे नुकसान है क्योंकि दोनों साइड से इसने जला दी है। ठीक है, कनेक्ट जब हम करके देखेंगे तो शक्ति व्यर्थ गंवाना, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना। ही इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स एंड ही विल सून रूइन हिज हेल्थ। वो कैंडल को दोनों साइड से जला रहा है, मतलब अपनी शक्ति को व्यर्थ गंवा रहा है, और जल्द ही वो अपनी जो हेल्थ है उसे खराब कर लेगा। क्यों, एनर्जी को वेस्ट करेंगे तो भी तो नुकसान ही होता है ना। एनर्जी को सही जगह लगाना एक ठीक तरीका होता है। ठीक है, तो टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स,
यहाँ हम कैंडल से रिलेट नहीं करेंगे, बल्कि हम किससे रिलेट करेंगे कि कैंडल को दोनों साइड से जलाना मतलब व्यर्थ काम करना, बेवकूफ़ी वाला काम करना। कैंडल को हम व्यर्थ जला के क्या कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। उसकी एनर्जी को हम किससे रिलेट करेंगे, अपनी एनर्जी से, किसी व्यक्ति की एनर्जी से। ठीक है, नेक्स्ट है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब यहाँ पर भी टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, आधी रात का ऑयल जलाना, ये क्या बनता है, इसी तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे। बट यहाँ पर हमें इसका नहीं, बस एक मिडनाइट को पकड़ लेना है कि रात की कुछ बात हो रही है। ठीक है, अब आधी रात में कोई अपनी, हम एनर्जी से रिलेट कर लेते हैं कि ऑयल जल रहा है मतलब एनर्जी यहाँ पर खर्च हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी खर्च कोई कर रहा है आधी रात को, कौन कर सकता है, जो देर रात तक काम करेगा उसी की तो एनर्जी खर्च होगी, जो सो जाएगा उसकी तो कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होने वाली। तो टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स देर रात तक काम करना। ठीक है, हम इसको इससे रिलेट करेंगे। एक एक जो ये हमारे होते हैं इडियम्स, इनमें एक आधी वर्ड होता है जो हमारे सेंटेंस से रिलेट करता है, हमें उसी को पकड़ लेना है। अगर हम रट नहीं सकते तो ये बेटर तरीका होता है कि आप समझें उनको, चीज़ों को। तो देर रात तक काम करना, स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल नियर द एग्जामिनेशन। जब एग्जामिनेशन पास होते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिडनाइट तक, देर रात तक जागकर अपना पढ़ाई करते हैं, अपनी प्रिपरेशन करते हैं या काम करते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, तब वो आधी रात तक जागते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू कैरी द डे, दिन बन जाना, जीत जाना। इफ वॉर ब्रेक्स आउट इंडिया विल कैरी द डे। अगर युद्ध भड़कता है तो जो इंडिया है वो जीत जाएगा। कैरी द डे, इसका मतलब क्या हुआ कि दिन उसका होगा। ठीक है, और दिन किसका होगा, जो जीतेगा। तो यहाँ पर हम कैरी द डे को पकड़ेंगे और उसको किससे रिलेट करेंगे, जीतने से, कि दिन उसका होगा, किसका होगा, जो जीतेगा। ठीक है, टू कम ऑफ एज, उम्र होना। एक तो हम जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए बोलते हैं कि भाई अब तुम्हारी उम्र हो गई है, बट कई बार बच्चों को भी ये समझाया जाता है कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है। तो उनकी उम्र कब होती है, जब वो बालिग हो जाते हैं, मीन्स वयस्क हो जाते हैं, 18 प्लस हो जाते हैं, जिनकी एज जो है वो 18 के क्रॉस हो गई, वो बालिग कहलाते हैं। अडल्ट में हम उनको काउंट करते हैं, तो तब हम उनको क्या बोलते हैं, कम ऑफ एज, की अब तुम्हारी उम्र हो गई है, वयस्क हो गए हो, समझदार हो गए हो, समझाने के लिए भी बोलते हैं बहुत बार। माई सिस्टर कम्स ऑफ एज नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल मेरी बहन बालिग हो जाएगी। बालिग कब होगी, जब वो 18 ईयर की हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को हम कम ऑफ एज, उम्र होना, इसको किससे रिलेट करोगे, बड़े लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम समझदार हो जाओ। ठीक है, समझदार कब होगा, जब वो अडल्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है टू कट अ सॉरी फिगर, मतलब सॉरी एक डरने वाली, घबराने वाला फेस बनाना, घबरा जाना। ही कट अ सॉरी फिगर इन हिज मैडन स्पीच, उसने जब अपने संसद वगैरह में जब भाषण दिए जाते हैं तो उसने अपने संसद में भाषण के दौरान अपनी कैसा फेस बना लिया, घबरा लिया, वो घबराने वाला चेहरा उसका बन गया था। ही कट अ सॉरी फिगर, सॉरी फिगर फेस से आप लेके जाओगे सीधा कि उसका चेहरा कैसा हो गया, सॉरी वाला फेस कैसा होता है जब कोई व्यक्ति घबराता है। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 13 हो चुके हैं। पहला था टू बिल्ड कासल इन द एयर, कासल से आप, कासल इन द एयर, इसको माइंड में रखोगे कि हवा में कासल कैसे बनेगा, इमेजिनेशंस में, यानी कि ख्याली पुलाव पकाना या कोई ऐसी चीज जो इमेजिनेशंस में कोई व्यक्ति कर रहा हो, तब हम उसको वहां ले जाके रिलेट करेंगे। नेक्स्ट है टू ब्रेक द न्यूज, एक होता है कि सिंपल न्यूज बताना, यहाँ पर ब्रेक लगा लिया, इस ब्रेक को आप बुराई से रिलेट करोगे कि बुरी खबर सुनाना। न्यूज तो आप समझते हो कि खबर ही सुनाई जाएगी, बट ब्रेक को आप बुराई से रिलेट करोगे कि बुराई वाली खबर सुनाना, बुरी खबर। नेक्स्ट है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स,
इसमें आप कैंडल को इमेजिनेशन करोगे कि कैंडल को दोनों साइड से जलाना मतलब व्यर्थ काम करना, अपनी व्यर्थ शक्ति गंवाना। नेक्स्ट है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसमें मिडनाइट को माइंड में रखोगे कि आधी रात के समय कोई क्या करेगा, मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहा है मतलब देर रात तक वो काम कर रहा है, और मोस्टली कौन करेगा, स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट है टू कैरी द डे, दिन ले लेना, या तो ये समझ सकते हो या ये सोच सकते हो कि दिन उसका बन गया। किसका बन गया, जो जीतेगा, ठीक है, जीत जाना। कैरी द डे, यहाँ पर आप किसी के मैच का भी डिस्कशन कर रहे हो तो आप उसको भी बोल सकते हो कि इंडिया विल कैरी द डे, अगर मैच होता है तो इंडिया जीत जाएगी। नेक्स्ट है टू कम ऑफ एज, यानी कि बालिग होना। कोई किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो बड़ा हो गया, वयस्क हो गया है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, टू कम ऑफ एज, कि उसकी एज हो गई है, उम्र हो गई है समझदारी वाली। नेक्स्ट है टू कट अ सॉरी फिगर, घबरा जाना। कोई भी व्यक्ति है जब वो नर्वस होता है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, टू कट अ सॉरी फिगर, कि उसका घबराने वाला चेहरा बन गया या वो दिखने में घबराया हुआ लग रहा था। क्लियर? सो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आई विल कम फॉर नेक्स्ट इडियम्स। सो यस, ये है हमारे नेक्स्ट टू डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट हमारे जो इडियम्स हैं इन पे आते हैं। टू डाई इन हार्नेस, इसका क्या मतलब होता है, काम करते करते मर जाना। मतलब यहाँ पर काम करते करते मर जाना इसका मीनिंग लिखा हुआ है, बट इट डजंट मीन कि वो काम की वजह से मर गया। इसका मतलब क्या है कि जिस टाइम उसकी मृत्यु हुई किसी व्यक्ति की, तो उस टाइम वो वर्किंग था, वर्किंग कंडीशन में था। मतलब रिटायरमेंट से पहले की अगर हम बात करते हैं तो भी हम ये बोलते हैं कि तब तक, जब तक वो रिटायर हुआ तब तक वो हार्नेस पे था, अपने काम पे था। अब क्या है, श्री लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन हार्नेस, कि आखिरी वक्त तक भी वो अपने काम में एक्टिव थे जिस टाइम उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो अपने अंतिम समय तक भी वो अपने काम में लगे हुए थे। तो काम की वजह से नहीं मरना, बल्कि काम मरने से पहले तक काम करते रहना, यहाँ पर इसका मीनिंग निकलता है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे होते हैं कि वो अपने अंतिम समय तक भी एक्टिव था, काम करता था, देन वी विल यूज टू डाई इन हार्नेस। ओके, नेक्स्ट है टू ईट हम्बल पाई। अब इसका मीनिंग निकाल के देखेंगे कि हम्बल पाई को उसने क्या खा लिया, इसका क्या मतलब निकला। तो यहाँ पर इसका सिंपल हम याद ही करेंगे कि शेखी किरकिरी होना। अब बहुत सारे बच्चे तो इसको भी नहीं समझ पाएंगे कि शेखी किरकिरी होना का क्या मतलब होता है। यहाँ पर मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें बोलता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शेखी बघारना, कि अपने बारे में झूठी बातें बताता है, बढ़ा चढ़ाकर बताता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, या मुझे इतनी नॉलेज है। वहां पर होता है, वो होता है शेखी बघारना। एंड शेखी किरकिरी होना मतलब जो उसने अपने बारे में बातें बनाई हुई थी वो एक दिन सबके सामने खुलकर जब आ जाती है, तब हम क्या यूज करेंगे, टू ईट हम्बल पाई। अगर किसी का भेद खुल जाता है, असलियत सामने आ जाती है कि उसने अपने बारे में झूठी भ्रम फैला रखा था और असलियत अब इसकी ये निकल कर आई है, तब हम क्या यूज करेंगे, टू ईट हम्बल पाई। ही ऑलवेज बोस्टेड ऑफ हिज लर्निंग बट हैड टू ईट हम्बल पाई इन द डिबेट, कि अपने बारे में वो हमेशा क्या अफवाह फैलाता रहता था कि उसकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है अपनी पढ़ाई के बारे में, बट जब उसे डिबेट उसकी करवाई गई, भाई समझदार व्यक्ति है, उसने अपने बारे में चारों तरफ अफवाह फैला रखी है कि वो बहुत समझदार है, बहुत नॉलेजेबल है, तो उसके बारे में जब उसकी किसी के साथ डिबेट करवाई गई, किसी एक्चुअल में समझदार व्यक्ति के साथ, तो वहां पर उसका भेद खुल गया है। तो हम वो बात बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, he always boasted of his learning but he had to eat humble pie in the debate, कि यहाँ उसे मुंह की खानी पड़ी या उसकी शेखी जो है वो किरकिरी हो गई। टू एंड इन स्मोक, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कि धुआं हो जाना,
धुएं में समाप्त हो जाना, धुएं में कौन चीज़ समाप्त होगी, कोई चीज़ है वो जल जाएगी तो उसको धुआं बनकर खत्म, उसके बाद वो एंड हो जाएगा। इसका क्या मतलब निकलेगा, निष्फल होना, कि भाई उसने कोई चीज़ के लिए कोशिश करी थी और आखिर में वो क्या हो गई, एंड इन स्मोक, कि वो धुआं बनकर उड़ गई। ऑल हिज स्कीम्स एंडेड इन स्मोक फॉर वांट ऑफ मनी, कि धन कमाने की उसकी जितनी भी स्कीम्स थी आखिर में वो क्या हो गई, धुआं हो गई। उसने कई तरीके से कोशिशें करी बट वो नहीं कर पाया, उनको उनमें सक्सेस नहीं हो मिल पाई उसे, और वो उसकी जितनी भी स्कीम्स थी वो क्या हो गई, निष्फल हो गई। तो एंड इन स्मोक, धुआं हो जाना, इस तरीके से भी याद कर लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बात निष्फल होना है, कि हमें लास्ट में कुछ नहीं मिला। धुआं बन के क्या मिलेगा, वो तो हवा में जाके मिल जाएगा। तो लास्ट में जब कुछ नहीं मिलेगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, निष्फल होना, कि कोई फल नहीं मिला मेहनत करने का या कुछ भी उसने सोचा उसका भी। टू फाइंड फॉल्ट विद, दोष लगाना, किसी व्यक्ति में कमियां निकालना या उस पर किसी बात का दोष लगाना कि भाई इसने ऐसा किया है, चाहे उसने किया हो या ना किया हो, कमियां निकालना चाहे उसके अंदर हो या ना हो, तो ये क्या होता है, टू फाइंड फॉल्ट विद। वी शुड नॉट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, हमें दूसरों की कमियां नहीं निकालनी चाहिए, उन पर दोष नहीं लगाने चाहिए। अपनी तरफ से हर व्यक्ति बेटर करता है और हम जाकर उन्हें उनकी कमियां बताने लग जाए कि तुम में ये कमी है या तुमने ऐसा किया है। अगर उसमें कमी है उसे एक ना एक दिन रियलाइज हो जाएगा, या फिर उसने कुछ ऐसा किया है तो भी उसे समझ में आ ही जाता है, बट हमें जाने पूछे बिना किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। वी शुड नॉट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। फाइंड फॉल्ट, कमी ढूंढना, ठीक है, तो वही चीज है कमी ढूंढना या दोष लगाना। क्लियर। नेक्स्ट है टू गेट इनटू हॉट वाटर। अब इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि गर्म पानी में गिर जाना। अब कोई गर्म पानी में गिर जाएगा तो क्या होगा, उसके ऊपर तो मुसीबत आ गई ना, वो जल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में वो फंस गया, तो मुसीबत में फंसना। The student got into hot water for using unfair means in the examination, कि एक किसी स्टूडेंट ने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया एग्जाम्स में, तो वो क्या हो गया, पकड़ा गया, वहां पर उसे पकड़ा गया, और पकड़े जाने के बाद क्या हो गया, गॉट इनटू हॉट वाटर, की मुसीबत में वो फंस गया। नकल करते हुए पकड़ा जाएगा तो मुसीबत में तो वो फंसेगा ना, तो गॉट इनटू हॉट वाटर, इमेजिन करके देखो कि गर्म पानी में कोई जाकर गिर गया, दैट मीन्स वो मुसीबत में फंस गया। तो मुसीबत में फंसने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गॉट इनटू हॉट वाटर। नेक्स्ट है टू गो टू द डॉग्स। इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि डॉग्स के पास जाना। अब डॉग्स के पास कोई जाएगा, हम सोच के देखते हैं, इमेजिन करके देखते हैं, डॉग्स के पास जाएगा तो क्या होगा, सारे कुत्ते उसके पीछे लग जाएंगे। वहां क्या होगा, अगर हम मीनिंग निकाल के देखें तो हमें लगेगा कि भाई मुसीबत में फंस गया, बट यहाँ मीनिंग थोड़ा और भी बड़ा है, बर्बाद होना। तो हम क्या इमेजिन करेंगे कि कोई व्यक्ति डॉग्स के पास जाएगा तो डॉग्स सारे मिलकर उस पर अटैक कर देंगे और उसे खत्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसका मीनिंग ये निकालेंगे अपनी इमेजिनेशंस में कि कोई व्यक्ति कुत्तों के पास जाएगा और वो वहां पर फंस जाएगा उनके बीच में, और कुत्ते उसे मार देंगे या बर्बाद कर देंगे। तो मीनिंग क्या निकला, बर्बाद होना। एग्जैक्ट मीनिंग बर्बाद होना नहीं निकल रहा है, हम जानते हैं कि इसका मीनिंग बर्बाद होना है, मीनिंग कुछ और निकल रहा है, बट जो हमारा मुहावरा है या इडियम्स है उसका मीनिंग बर्बाद होना निकलता है। तो हमने अपनी इमेजिनेशन से इस चीज को ऐसे जोड़ लिया, ठीक है। अ गैम्बलर इज श्योर टू गो टू द डॉग्स। कोई व्यक्ति जो जुआ खेलता है, जुआरी होता है, उसका श्योर है कि वो बर्बाद होगा ही होगा। गो टू द डॉग्स यानी कि वो बर्बाद हो जाएगा, ये श्योर होता है। क्लियर। नेक्स्ट है टू हैव एट वंस फिंगर एंड। अच्छी तरह याद होना। हिंदी में देखते हैं टू हैव एट वंस फिंगर एंड्स, कि किसी के फिंगर्स के एंड पर होना। कोई चीज तो नहीं हो सकती, हम जनरल नॉलेज स्पीकिंग में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये चीज तो मुझे फिंगर टिप्स पे याद है। टिप्स पे याद होना क्या होता है कि कोई चीज हमें बहुत अच्छे से याद है,
तो हम उसको नॉर्मली जब भी कोई हमसे पूछेगा तो हमें कहीं से रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, हम उसको एज इट इज़ बता सकते हैं। तो किसी चीज़ को हम अच्छे से याद रखते हैं, हम क्या बोलते हैं, हमें टिप्स पे याद है, वही चीज़ है फिंगर एंड्स। फिंगर एंड्स हमारे टिप्स ही होते हैं। तो हमें अगर किसी को कोई चीज़ फिंगर एंड्स पर याद है मतलब उसको अच्छे तरीके से याद है। दिस गर्ल हैज़ हर लेसन एट हर फिंगर एंड्स। इस लड़की को अपना जो लेसन है वो उसके फिंगर एंड्स पर याद है, मतलब बहुत अच्छे से याद है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 20। आज की क्लास में हम 25 करते हैं मुहावरे, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे 21, टू कीप वंस आर्म्स लेंथ, कि एक हाथ की दूरी रखना। इसमें क्या है, हम किससे एक हाथ की दूरी रखेंगे, जिसे हम पसंद नहीं करते, तो हम यही बोलते हैं ना, एक हाथ की दूरी रखते हैं हम उससे, जिसे हम पसंद करेंगे हम उसके साथ साथ चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, टू कीप वन आर्म्स लेंथ, यानी कि एक हाथ की दूरी रखना या दूर रखना, कि मैं ऐसे लोगों को खुद से दूर रखता हूँ। जब हमें ऐसी बात बोलनी होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं, आई ऑलवेज कीप बैड पर्सन एट वन आर्म्स लेंथ। मैं हमेशा जो बुरे लोग हैं उनको एक हाथ की दूरी पर रखता हूँ या अपने से दूर रखता हूँ। ऐसी बातें बोलने के लिए यूज़ करते हैं, तो बहुत सिंपल सा है, हमें इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है टू कीप इन द डार्क, अंधेरे में रखना। अब हिंदी भी यही है कि अंधेरे में रखना, बट कॉमन सेंस हम लोग, अगर जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं या कोई भी है, अगर उसने अब से पहले इस मुहावरे को नहीं समझा है तो वो क्या समझेगा कि किसी को अंधेरे में ले जाके बैठा दिया जाएगा? नहीं, यह इसका मीनिंग है कि किसी से किसी बात को छुपाना, कि तुमने मुझे इस मामले में अंधेरे में रखा। अब आपने हिंदी में मुहावरे पढ़ रखे हैं तो आप समझ जाओगे अंधेरे में रखना मतलब ये बात तुमने इसे नहीं बताई। बट अगर नहीं पढ़ रखे तो क्या समझेंगे कि अंधेरे में ले जाके बिठा दिया, या किस तरीके से अंधेरे में रखना, लाइट बंद कर दी? तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि किसी बात को छुपाना। ही केप्ट मी इन द डार्क अबाउट दिस मैटर, कि इस मैटर के बारे में उसने मुझे अंधेरे में रखा, मतलब मुझे ये बात नहीं बताई या मुझसे ये बात छुपाई गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने मारना, ये भी कह सकते हो, या एक पंथ दो काज। सिमिलर मीनिंग निकलता है, मतलब आप कोई एक काम करोगे और उससे आपको दो प्रॉफिट होंगे। तो या तो आप बोल सकते हो कि एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना, या एक तीर से दो निशाने मारना, या एक पंथ दो काज। सिमिलर मीनिंग निकलने का, और इसी को समझेंगे ना, हिंदी निकालेंगे तभी समझ जाएंगे ये क्या है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक इज टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन बिकॉज आवर मनी इज सेफ एंड वी गेट इंटरेस्ट टू, कि आप कहेंगे कि एक तीर से दो निशाने कैसे मारे जा सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर आप बैंक में मनी को डिपॉजिट करते हैं तो इससे आपको, आप एक स्टोन से दो बर्ड्स को किल कर सकते हो। कैसे? कि एक तो आपका मनी सेफ रहेगा, प्लस उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इस तरीके से काम आपने एक किया और फायदे आपको दो मिल गए। जहां आपको ऐसी बात कहनी होती है वहां पर क्या बोलते हैं, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। मीनिंग देख लेते हैं कि कोई भी पत्थर उसने ऐसा नहीं छोड़ा जिसको उसने प्रयास ना किया हो या उसकी बारी ना आई हो। इसका क्या मतलब निकला कि हर पत्थर को उसने फेंक कर देखा। क्या मतलब निकलता है इसका, है पूरा पूरा यत्न करना, हर जगह जा जाकर प्रयास जहां पर किया जाए, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कि उसने ऐसा कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहां पर उसने कोशिश नहीं की हो। ठीक है, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू गेन हिज ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने एक भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा जहां पर उसने कोशिश नहीं की हो। ठीक है, नेक्स्ट है टू लूज हार्ट। लूज हार्ट मतलब दिल हारना,
इसका क्या मतलब है, कभी कोई व्यक्ति परेशान होता है तो उसको क्या बोलते हैं कि दिल छोटा मत करो। तो यहाँ पर वही चीज़ है हिम्मत हारना, कि जब कोई अपनी हिम्मत तोड़ देता है, छोड़ देता है चीज़ों को, सपोज वो कोई किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहा है और एक टाइम पे आकर उसको रियलाइज़ हो जाता है कि अब उसकी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं होने वाली, वहाँ आकर उसकी हिम्मत हार जाती है, तो वो क्या कहता है, टू लूज हार्ट। ब्रेव मैन डू नॉट लूज हार्ट इन द डिफिकल्टीज, कि जो बहादुर लोग होते हैं वो कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं डिफिकल्टीज में। लूज हार्ट, हिम्मत, इसमें लूज को ही पकड़ेंगे कि हार गया, हारना क्या हुआ, हिम्मत हारना, ठीक है, दिल हारना, परेशान होना, जब अपना अंदर से वो मान लेगा कि हाँ यहाँ मेरी हिम्मत टूट गई है या अब आगे ये काम मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल 25 इडियम्स। आई होप आपकी को आज की क्लास में जितने भी इडियम्स आज बताए गए हैं उनको आप एक बार भी अगर क्लास को पूरा देख लेते हैं, देन आप राइट डाउन करके देखिए कॉपी में और फिर उनके मीनिंग्स लिखिए। जो ये लिखे हुए हैं इडियम्स, ओनली इडियम्स को आप राइट डाउन करेंगे, फिर क्लास को देखेंगे, देन आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे कि इसका मीनिंग क्या बताया गया था। एंड मुझे पूरा बिलीव है कि क्लास अगर आपने पूरी देखी है तो आप बहुत अच्छे से राइट डाउन कर पाएंगे कि उनके क्या क्या मीनिंग थे। और एक बार अगर आपने लिख लिए कॉपी में तो फिर आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है हम लोग देख लेते हैं क्लास, हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, बट अगर हम उसको राइट डाउन नहीं करते हैं फिर हम उसे भूल जाते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, इस पे क्लास पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो इडियम्स तो हमारे काफ़ी सारे होते हैं। 25 की आज आई है सीरीज, 25 में नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी अगर इस क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आई है क्लास आज की तो आप इसे लाइक ज़रूर करके जाएंगे। थैंक यू।